मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स में चाहे मेल हो या फीमेल हो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है, 46 को दो भागों में बांटा है। एक होते हैं 44 ऑटोसोम और 2 होते हैं, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये जब एक्स और एक्स होते हैं तो ये फीमेल कहलाता है। और यदि हम मेल की बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई, ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं मेल, और एक्स एक्स जो रहता है इसको बोलते हैं हम फीमेल। और जब भी गैमेट बनते हैं तो इसमें क्या होता है, गैमेट बनते समय 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। मेल में तो दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, लेकिन फीमेल में जो गैमेट बनते हैं वो एक ही प्रकार के रहते हैं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। बोलो, अब जब ये 22 प्लस एक्स इसके साथ मिलेगा तो फिर बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, यानी फीमेल। यदि ये 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई के साथ मिलता है तो फिर बनेगा मेल। तो ये जो 22 प्लस वाई है ये डिसाइड करेगा कि ये यदि इसके साथ मिलता है या इसके साथ मिलता है तो जो बनने वाला बच्चा है वो मेल चाइल्ड होगा। और ये 22 प्लस वाई किसके पास है, ये मेल के पास है, यानी पिता के पास है। सो द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर, नॉट द मदर, बिकॉज वाई क्रोमोसोम किसके पास है, वाई क्रोमोसोम फादर के पास। मदर के पास कोई से क्रोमोसोम में डिफरेंस है नहीं, मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम हैं। जब ये एक्स क्रोमोसोम में से बाई चांसेस, इसका मतलब होता है 50% मेल और 50% फीमेल, इस तरह की ये चिल्ड्रन जो है वो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, प्रायोरिटी हमेशा बनी रहती है। हर बार चांसेस 50% रहते हैं मेल के और 50% रहते हैं फीमेल के। अब हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मे और मे नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अभी तक हमने पढ़ा था कि वेरिएशन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और वेरिएशन हेल्प टू एवोल्यूशन। अब यहाँ बात की जा रही है वेरिएशन मे नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। हर बार वेरिएशन मदद नहीं करते सर्वाइव होने में। सम वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो मदद कर सकते हैं। जैसे कुछ बीटल्स रह रहे हैं ग्रीन ग्रास में और वो नीले रंग की बीटल्स हैं, अचानक उनके घर में हरे रंग का बीटल पैदा होता है तो ये वेरिएशन हेल्प करेगा। ग्रीन कलर का बीटल आया, इसका मतलब वो घास में छुप जाएगा और वो चिड़ियों की पकड़ में नहीं आएगा, तो अगले जो बच्चे होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं वेरिएशन यहाँ पे मददगार हुआ। सम वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यदि नीले रंग के घर में एक रेड कलर का बीटल ने जन्म लिया, पहले ब्लू कलर की कॉलोनी थी, अब रेड कलर की कॉलोनी हो गई, क्या फ़र्क पड़ा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प टू ऑर्गेनिज्म, जैसे पक्षी नीले रंग के कीड़ों को चुन चुन कर खा रहे थे वो लाल रंग के कीड़ों को भी खाने लगेंगे, क्या ये वेरिएशन हेल्पफुल हुआ, नहीं। सो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। और तीसरी बात यहाँ याद रखना है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी कैरेक्टर ग्रहण करता है जरूरी नहीं कि वो उसके बच्चों को पास कर सके। क्यों? क्योंकि मान लो किसी ने अपनी वर्जिश करके, कसरत करके बाइसेप्स ट्राइसेप्स अपनी मसल्स बना ली, तो ऐसा नहीं कि जो बेबी जन्म लिया उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स और वो नर्स की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, देखो ये मेरे बाइसेप्स झोले शोले देखा, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में म्यूजिक सीखा, बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन गया, जरूरी नहीं कि उसके बच्चे जो पैदा होंगे वो बिल्कुल एकदम गाना गाते हुए ही, है ना, सरगम गाते हुए पैदा हुए, ऐसा संभव नहीं है। ओनली दोज कैरेक्टर विच आर पास फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए, वही केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जा सकते हैं। स्किन का कलर है, लगातार कई वर्षों तक ऐसा होने के बाद ही डीएनए में चेंज हो पाते हैं कि माँ बाप के लोब, ईयर लोब जो है यदि ओपन है तो बच्चों के भी ईयर लोब ओपन हो। ठीक है, तो हमेशा ये कहा नहीं जा सकता कि सभी कैरेक्टर्स जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हो सकते हैं। केवल डीएनए में होने वाले परिवर्तन ही एक से दूसरी पीढ़ी में पास हो सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। कोई बीमारी है, डायबिटीज है या शुगर है या मलेरिया है
यदि पेरेंट्स को बच्चों को भी हो जाए 100% ये संभव नहीं है। लेकिन जब ये जीन के अंदर पहुंच जाती है बीमारी, जैसे आप देखेंगे कुछ केसेस में डायबिटीज़, कैंसर ये अनुवांशिक हुआ है। उसका कारण ये है कि कैंसर कॉजिंग जो जीन होते हैं ऑन्कोजीन, उनके अंदर म्यूटेशन आ गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर जा रहा है। इंसुलिन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों में और उनकी अगली पीढ़ियों में डायबिटीज़ होता जा रहा है। क्यों? द ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज इट इज म्यूटेड ऑन जीन। समझे? इसके बाद बात करेंगे स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए तमाम प्रकार के जितने भी पक्षी हैं उन सबका कोई ना कोई एक पूर्वज रहा है। कालांतर में फूड हैबिट्स में चेंज होने के कारण या उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो इसके 5 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। नई स्पीसीज कब बनती है? जब वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जैसे सफ़ेद रंग, काले रंग के कौवे हमेशा आपने देखे होंगे, अचानक सफ़ेद रंग का कौवा हो तो ये एक वेरिएशन आया। लेकिन जब ये सफ़ेद रंग जो है कौवों के जीन में भी आ गया और अगली पीढ़ी में भी ये पहुंचा, तो ये कालांतर में एक नई स्पीसीज को बना सकते हैं। कौवे की अभी की स्पीसीज कॉर्वस स्प्लेंडस है, हम कहेंगे कॉर्वस स्प्लेंडस वाइटिस, एक नई स्पीसीज का नया नाम हो गया। लेकिन यदि ब्लैक और वाइट कौवों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो वो नई स्पीसीज नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच कभी भी बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। बच्चों का जन्म हो भी जाए, जैसे गधे और घोड़े के मिलने से खच्चर बन जाते हैं, हो भी जाए तो खच्चर फिर आगे जन्म नहीं दे सकता बच्चों को, ये है शर्त। थर्ड है फिजिकल वेरियर। पॉपुलेशन में गेट सेपरेटेड बाय फिजिकल वेरियर लाइक माउंटेन, रिवर, लेक, बीच में एक बड़ी सी नदी है, पहाड़ है, तालाब है, उसके कारण आइसोलेटेड हो गया ग्रुप, और धीरे धीरे उनमें इतना अधिक असमानता आ गई, विसंगति आ गई कि उनमें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो वो एक नई स्पीसीज बना देते हैं। थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल कॉमिटीज और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन एरिया। फॉरेन स्पीसीज जब इन्वेजन होता है, बाहर की कोई पॉपुलेशन आ जाती है जो नई पॉपुलेशन के साथ घुल मिल नहीं पाती और एक नए वेरिएशन लाती है, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। ओनली दोज इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज विच हैव यूजफुल वेरिएशन एंड कैन अडेप्टेड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। बदली हुई परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन हुआ, और जैसे बड़े बड़े डायनासोर थे वो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, तो वो नष्ट हो गए। लेकिन उनके ही छोटे वंशज गिरगिट, घड़ियाल, मगरमच्छ, छिपकली, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बड़ी गहराई में चले गए, गुफाओं के अंदर चले गए, मिट्टी की दरारों में चले गए, अपने आप को बचा के रखा। उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। और 5वीं चीज़ होती है माइग्रेशन। सम इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज में माइग्रेट from one geographical area to next and adjust to the change in the environment and develop new variation and produce new species. माइग्रेट कर रहे हैं, परिस्थितियाँ बहुत बुरी चल रही, जंगल में आग लग गई या बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक गर्मी, उस परिस्थिति में जीव जंतु माइग्रेट कर जाते हैं और लौट के कभी नहीं आते। जैसे अमेरिका में जाके आपके भाई बंधु नौकरी करने लगते हैं और वहीं बस जाते हैं, और वहीं गोरी लड़कों से लड़कियों से शादी कर लेते हैं। कालांतर में क्या होगा, 2-3 पीढ़ियों बाद एक अलग ही उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल का तरीका एकदम अलग हो जाएगा। सगे मौसा मौसी के जो भाई बहन है आपस में पहचान नहीं पाएंगे एक दूसरे को जब तक उनको इंट्रोडक्शन नहीं कराया जाएगा तब तक, तो ये माइग्रेशन कहलाएगा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, फिजिकल वेरियर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन, दीज आर द 5 डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज। थैंक यू।